हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सारे प्रश्न हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है, ये प्रश्न क्या है तो समझिए। प्रश्न को पहले आप लोग पढ़िए धैर्य पूर्वक। तो देखिए दिया क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। इतना देख के आपका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पढ़िए पढ़िए। लाल रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है। और ऑप्शन आपका बी नंबर में दिया गया है, नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है। और ऑप्शन आपका सी में दिया गया है, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है, पीले रंग को बहुत कम परिकिरणित कर देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 2 जो दिया गया है, यहाँ प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसी कण पर पड़ के प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। इसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसको प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया है, ये प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। तो वो घटना जो आपका है, यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा, उसी को विकिरण लिख दिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो पढ़िए प्रश्न को। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, तारों को टिमटिमाने के प्रतीत होने का कारण जो है वो आपका क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 5। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है, नेत्र की समाचन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यहाँ पर समझिए फ्रेंड्स, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये ऑब्जेक्टिव आपका दृष्टि दोष से है। आपके आंख में जो 4 प्रकार का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता दृष्टि दोष, ये इसी टॉपिक से ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ समझिए क्या दिया गया है, नेत्र की समाचन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका जरा दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? तो जरा दृष्टि दोष होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6। तो अब देख लीजिए फ्रेंड्स, 6 में देखिए क्या दिया गया, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक समझना पड़ेगा निकट दृष्टि दोष और एक समझना पड़ेगा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपका क्या होता है फ्रेंड्स, कि नेत्र लेंस जो है वो आपका मोटा हो जाता है और प्रतिबिंब आपका रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्या होता है? तो रेटिना से पहले बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, आपका लेंस वो आपका पतला होता है और प्रतिबिंब जो है आपका रेटिना से आगे जाके बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? वही बात फिर से आ गया है। तो देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अधिक होगा तो रेटिना से आगे प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना से आगे प्रतिबिंब बनेगा तो कौन सा दोष होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है, ये देखिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? क्या क्वेश्चन दिया गया, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ये आपका जो घटता है फ्रेंड्स, ये आपका प्रकाश का यह आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कई बार पूछा गया है,
देखिए ये जो दिया गया है एक अंगस्ट्रॉम, ये ए पर ये 0 जो दिया गया है इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? तो यह आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। आपका सही आंसर ए हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ये फ्रेंड्स आप अपने दैनिक जीवन में भी देखे होंगे, जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? तो ये आपका लाल रंग का दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बी हो जाएगा, तो लाल रंग का दिखाई देता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो यहाँ पर जो ये समय का अंतर होता है फ्रेंड्स, ये आपका 2 मिनट का होता है और आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न आप लोग पढ़िए। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर निर्गत कोण का मान जो होगा वो आपका एल आई के बराबर होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ देखिए दिया गया अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं? यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया गया अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, बैगनी रंग। क्या? तो बैगनी रंग आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका डाटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या दिया गया, पेशियों के शिथिल होने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है? तो ये देखिए आपका जो ये होता है फ्रेंड्स, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है और आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका अब रंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया गया है, प्रकाश का प्राथमिक रंग, ये वर्ण का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स रंग होता है। ये प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है? तो ये देखिए लाल, नीला, हरा, ये तीनों रंग जो है वो प्रकाश का प्राथमिक रंग है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका सही आंसर तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? समझिए फ्रेंड्स, क्या जब लाल गुलाब को आप हरे प्रकाश में देखिएगा तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो ये फ्रेंड्स आपका काला प्रतीत होगा और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ देखिए कांच का अपवर्तन किस वर्ण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रंग होता है। समझिए कांच का अपवर्तन किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर तरंगदैर्घ्य पूछे तो सबसे ज्यादा क्या होता है? लाल रंग का होता है। अगर तरंगदैर्घ्य के अलावा आपसे कुछ भी पूछे, जैसे विचलन कोण हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सब सबसे ज्यादा किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा, बैगनी रंग। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। देखिए आपका प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो यहाँ पर जो ये आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा चपटा और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर बोल रहा है कौन सी कोशिका नहीं होती है, और अधिकांश स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो पढ़ लेते हैं कौन सी कोशिका होती है। तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है? चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? और यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी शंकु कोशिका हो जाएगा। चूजे के दृष्टि पटल में शंकु कोशिका नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, देखिए प्रिज्म से होकर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर
श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित यहाँ पे विक्षेपित होगा फ्रेंड्स, विक्षेपित हो जाता है। इसमें लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है? अभी हम आपको बताएं फ्रेंड्स, अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल रंग का सबसे ज्यादा होगा, बाद बाकी लाल रंग का सबसे कम होगा। तो यहाँ तरंगदैर्घ्य जो है, यहाँ देखिए विचलन कोण क्या होगा, तो सभी रंगों से लाल रंग का कम होगा। क्या होगा? तो सभी रंगों से लाल रंग का कम होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रंगों से कम होगा। और ऑप्शन नंबर 1 में देखिए बैगनी रंग से कम होगा, हरे रंग से कम होगा, आसमानी से कम होगा, तो सभी रंग से कम होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया गया है। प्रकाश एक पुतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहते हैं कोर्निया। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोर्निया। और आपका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग है। तो देखिए क्या बताएं, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल रंग, उसके बाद बाकी कुछ भी सबसे ज्यादा पूछेगा तो वो आपका बैगनी रंग का होगा। तो यहाँ पर विचलित होगा तो ये आपका क्या होगा, तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, कैसे कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग भी जानते हैं लाल रंग को खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए एक बार आप लोग भी। निम्न में इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए। संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मधुमेह का रोगी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दम्य का रोगी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी और सी दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स मधुमेह का रोगी को आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो नेत्रदान कर सकता है, और दम्य रोगी को भी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 4 से 6 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आपको लोग को भी पता होगा मानव नेत्र में रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं। यहाँ पढ़िए 27 को आप लोग एक बार पढ़िए फ्रेंड्स। एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो आप लोग को पता होगा निकट बिंदु एक स्वस्थ मानव के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या होता है फ्रेंड्स, अनंत होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये आपका अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करती हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, फिर से पढ़िए फ्रेंड्स। विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स आपका सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, ये आपका सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब देख लीजिए आपका जो प्रश्न दिया गया है 29 नंबर में, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में जो फ्रेंड्स यहाँ पे होता है तो आपका क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष में जो होता है आप निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर स्थित वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 30 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 30 में जो दिया गया है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो अभी आपको हम बताए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है फ्रेंड्स, फोकस दूरी क्या होता है, मोटा हो जाता है और नेत्र लेंस की समाजन क्षमता घट जाता है। घट जाने से जहां पर आपको रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। और देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस आपका पतला हो जाता है और आपका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।